ऑटो नगर के सभी मेरे भाई हैं, आप सबको मेरा सलाम। देखिए गणेश भाई और हमारे जितने भी सारे यहाँ पे पार्टी के सीनियर नेता है उन सबको भी मैं సలాం करती हूँ। ఆటో నగర్ సంఘం వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలన్న। కలిసినాం ఇదివరకు మీకున్న సమస్యలన్నీ చెప్పిను, ఒక్కొక్కటి అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసుకుందాం। థ్యాంక్ యూ। आज देखिए ऑटो नगर डेवलपमेंट ये सब एक तरफा है, अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में सोचने का अभी टाइम है। इस इलेक्शन में तीसरी बार हमारे कायद गणेश गुप्ता जी है बीआरएस पार्टी से, और आज मौका ऐसा आ गया है कि हम सबको गौर करना चाहिए कौन से पार्टी का कायद कैसा है, कौन से पार्टी का बिहेवियर कैसा है, कौन से पार्टी ने हमें यूज करके छोड़ दिया, कौन से पार्टी ने आपका साथ निभाया। ये सारे चीजों पे गौर करने का आज वक्त आ गया है। ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन है पोलिंग के लिए। अलग अलग लोग आएंगे आपके पास, अलग अलग बातें बताएंगे। कल कोई शायर आए थे उत्तर प्रदेश से, वो बहुत बात करके चले गए केसीआर के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से, पर्टिकुलरली कांग्रेस वालों से, क्योंकि बीजेपी वालों का तो हमें मालूम है वो खुले खुले हमारे दुश्मन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल उनका अपने साथ खुला दुश्मनी है, उनसे कोई टेंशन नहीं है। जो दुश्मन को हम जानते हैं, समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनके साथ कभी टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो छुपा दुश्मन होता है उनसे सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो देखने का कुछ और होता है, बाहर काम उसका कुछ और होता है। तो जैसे बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, चबाने के दांत कुछ और होते हैं। कांग्रेस पार्टी का ऐसा है नियत। 55 साल उन्होंने तेलंगाना रियासत में राज किया है कांग्रेस वालों ने। आप एक बार सोचिए, 55 साल हम उनके साथ देते रहे, लगातार हम उनके साथ देते रहे, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया, एक बार गौर करने का वक्त अभी आ गया है। क्या किया उन्होंने? हमको गरीब से गरीब ही रखा है, कभी भी एक बार हमें अमीर होने का मौका उन्होंने नहीं दिया है। राहुल गांधी जी के पिताजी से, उससे माताजी से, उससे दादा परदादाओं से एक ही नारा देते रहे, क्या नारा? गरीबी हटाना है। लेकिन हमेशा उन्होंने गरीबों को हटाया, गरीबी कभी नहीं हटाए। कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है जरा सही में गौर करिए, क्योंकि ये अपने जिंदगी का सवाल है। इलेक्शन गणेश गुप्ता जी का नहीं है, इलेक्शन मेरा नहीं है, इलेक्शन केसीआर साहब का नहीं है, इलेक्शन हम सबके फ्यूचर की बात है। इलेक्शन में अगर हम अच्छे कायद को, अच्छे पार्टी को वोट नहीं देंगे, एक दिन में कुछ भी कर लेंगे, चल जाएगा। लेकिन आने वाले 5 साल हमारा नसीब जो है हम खुद लिख रहे हैं। तो इसके बारे में एक बार सोचिए। हल्का लेने की बात नहीं है, लाइट लेने की बात नहीं है। इलेक्शन में कभी कभी कोई हारता है, कोई जीतता है, अलग बात है। लेकिन तेलंगाना रियासत जैसे बनी है, बनने में आया है, अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर इसको ऐसे ही चलाना है, तो बीआरएस का आना बहुत जरूरी है। ये बीआरएस के लिए जरूरी नहीं है, बीआरएस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए जरूरत है। क्योंकि आज तेलंगाना एक मिसाल है, अमन के लिए, चैन के लिए जाना जाता है। हम सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे को महफूज बना के रखे हैं तेलंगाना रियासत में। पूरा मुल्क का हर एक रियासत में जो भी हालत है वो है, हमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हम अंदर भी घुसने नहीं देते तेलंगाना में। और हमने पिछले 10 साल से इस तरीके से शांति और अमन फैला के रखे हैं कि आप गिन लीजिए, 10 साल में एक भी हादसा कहीं होने नहीं दिए। अगर पता भी चला केसीआर साहब को कि कुछ हादसा होने वाला है, वो रात भर जगे है, मैं उसके लिए गवाह हूं, रात भर जगे है, लेकिन कुछ भी आंच किसी पे आने नहीं दिए। और आप सबका दुआ है तो हम एक दूसरे को ऐसे ही सेफ्टी, सिक्योरिटी से लगा के रख सकते हैं। जो हमारी ताकत है वो मिलके रहने में है। वो सिर्फ मैं मुसलमान भाइयों के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो हिंदू भाइयों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज बिहार में क्या हो रहा है, आज उड़ीसा में क्या हो रहा है, बाकी हम सब रियासतों में कैसा हालत है, एक बार सोच लीजिए। और क्या ऐसे हालत हमें यहाँ पे लेके आना है वापस? जो कांग्रेस पार्टी है वहां पे भी वही हालत है, जहां बीजेपी पार्टी राज करती है वहां पे भी वही हालत है। इसका मतलब क्या है? हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। ये दोनों भी
एक ही सिक्के के दो चेहरे, अलग अलग नहीं है। एक दुश्मन खुला दुश्मन है, एक छुपा दुश्मन है। छुपा दुश्मन को जब तक हम नहीं जान लेते और छुपा दुश्मन से जब तक बच के नहीं रहते, तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे, महफूज नहीं रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ आके बहुत बात बोलती है। आज यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे और बाकी बहुत लोग आते जाते रहेंगे। आज तो हमारे मोदी अंकुल भी आए दौरे पे, अमित शाह भी आए, हमारे योगी भी आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। अब इलेक्शन का माहौल है, आने दो, वेलकम करो सबको, लेकिन मिठाई खिला के भगा दो। उससे ज्यादा मेहमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मेहमान का जितना औकात है उसी में रखो, नहीं तो पूरा घर का लेगा अपना। ये मेहमान उनसे बच के रहने वाले मेहमान है, हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारा भला नहीं चाहते। देखिए, तेलंगाना पहले अलहदा रियासत था। हुजूर निजाम के पीरियड से यहाँ डेवलप्ड स्टेट था। हमारे निजाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग थे, वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग। हमारा पूरा तेलंगाना आबाद था, हमारे पास बहुत खुशियां थी। हमारे पास उसी जमाने में हर एक मुल्क से लोग आके यहाँ पे काम करते थे, हर एक मुल्क से, हर एक रियासत से नहीं, दुनिया भर के लोग आके यहाँ निजाम के टाइम में यहाँ काम करते थे। अब क्या हालत हो गया, उल्टा हालत हो गया। हम वहां जा रहे काम ढूंढने के लिए, हम गल्फ जा रहे। क्यों जा रहे? अगर कांग्रेस वाले जिन्होंने 55 साल यहाँ पे रूल किया है, 55 साल उन्होंने जिन्होंने हुकूमत यहाँ पे चलाया है, अगर उन्होंने हमारा ख्याल रखा होता, अगर उन्होंने बिजली दिया होता, अगर उन्होंने पानी दिया होता, अगर उन्होंने कंपनीज लगाते, अगर वो तालीम का हमारा पूरा अरेंजमेंट करते, तो क्यों जाना पड़ता हमें? मजबूर होके जा रहे हैं आज। कोई खुशी खुशी घर छोड़ के नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता है। कोई खुशी खुशी मजदूरी करने के लिए कभी भी नहीं जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ मौके नहीं मिल रहे। अगर 55 साल में वो मौके नहीं पैदा कर सकते थे, 55 साल में हमारा घर वो आबाद नहीं कर पाए, 55 साल में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे पाए, 55 साल में कभी चैन और अमन कायम नहीं रख पाए, तो किस वास्ते उनको वोट देना है? एक बार आप सोचिए, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए। इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ? यहाँ पे बच्चों को 355 बच्चों को हैदराबाद में गोली मार दिया गया था, तेलंगाना अलहदा रियासत मांगने के ऊपर। बाद में कांग्रेस पीरियड में कंटिन्यूअस जिद्दोजहद चला, 15 साल दिए क्या? 2004 में देने का वादा था, 10 साल लेट करके 2014 में दिए। वो भी कब दिए? जब 2009 में केसीआर साहब बैठ गए थे फास्ट एंटिल डेथ, वो भी दिए, वापस ले लिए। कितने 100 हमारे बच्चे उस कुर्बान हो गए, कितने बच्चे अपने शहीद हो गए। क्या भूल जाना है सब कुछ? भूल जाके वापस उनको वोट देना है? क्या धोखा खाना है? फिर दे के क्या करना है? वापस क्या करेंगे वो हमारे लिए? आप एक बार सोचिए। वो माइनॉरिटीज के बात करते थे 2004 टू 14, 2004 से 14 तक कांग्रेस का ही यहाँ पे हुकूमत था। कितने पैसे दिए 10 सालों में? पूरे मुसलमान कौम को तेलंगाना का 900 करोड़ दिए, 900 करोड़ दिए। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद ये 10 सालों में 2014 से लेके आज तक सिर्फ 9.5 ईयर्स में हमने 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ रुपए हमारे माइनॉरिटीज को दिया। और हम एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तालीम के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, नौकरी के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों के स्ट्रेंथ के लिए, पैसे कमाने के वास्ते, बिजनेसेस के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं। एक परमानेंट सॉल्यूशन, ताकि हम गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आएंगे बहुत लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने किसी एक शख्स, किसी एक पर्सन को टिकट दिया है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आके आपको बहुत अलग अलग बातें बताएंगे, आपको मजबूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजबूर हो जाने के बाद 5 साल हमारा हालत क्या होगा एक बार देख लीजिए। पिछले 10 सालों में निजामाबाद कैसा था, आज कैसा बन गया। अगर आप रास्ते पे चलते हो, जो डिवाइडर देखो या पूरा लाइट्स देखो या झाड़ देखो, आपको कितना अच्छा लग रहा है। निजामाबाद नहीं, हैदराबाद लग रहा है एक तरीके से, है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और निजामाबाद में 10 सालों में कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ? कभी भी कम्युनल टेंशन हुआ? कभी भी पत्थरे फेंके गए? कुछ नहीं हुआ ना। ऐसा ही रहना है या माहौल बदलना है इसका? फिजा खराब करने वाले बहुत लोग आएंगे। होशियार तो हमें रहना है, क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारा आशिया है।
और इसको बिगाड़ने के लिए लोग आएंगे और हम उनके ही जादू में फंस जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम ही मार खाएंगे, हम ही धोखा खा जाएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस इलेक्शन को हल्के से मत लीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए, गौर करिए। जो 10 साल का तरक्की चल रही है उस रफ्तार को रोकना है, उस पर ब्रेक डालना है या क्या करना है, आप सोच लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक किसी पार्टी का ये नहीं है। केसीआर साहब ने अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। वो अलग रियासत बनाना चाहते थे, बना लिए। वो मुख्यमंत्री भी बन गए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बना दिए। उनका तो नाम लिखा गया ऑलरेडी तारीख में। लेकिन आज भी वो क्यों मेहनत करते हैं, क्यों खून पसीना बहाते हैं केसीआर साहब? हम सबके लिए करते हैं, हम सबके लिए करते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केसीआर साहब को मैं सुन रही हूं, बहुत छोटे कद के लोग, बहुत ही छोटे कद के लोग अलग अलग तरीके के गाली केसीआर साहब को दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि हम केसीआर साहब को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देना साहब केसीआर साहब को वोट? क्या बिगाड़े वो आपका? कुछ खराब करे, तेलंगाना का नाम खराब करे। जब से रियासत बना इनको अव्वल नंबर पे बना के रखे है ना, पूरे मुल्क में सब में नंबर 1 है हम तेलंगाना। कभी आपसे अलग व्यवहार हुआ है इस राज्य में, इस रियासत में? क्यों नहीं देना है देखिए वोट केसीआर साहब को? किसी एक पार्टी में कोई एक आदमी आज लड़ रहा होगा, लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये हमारा भाई है, बंधु है, इसको वोट देना है, तो हम मार खा जाएंगे। आप ये जरा सोच लीजिए। और बीजेपी वाले, उनका तो हमेशा चलता ही रहता है कोशिश, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी आने दीजिए, अमित शाह आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल आए थे अमित शाह, बहुत झूठ बोल के गए। वो तो जुमले के बादशाह है, कुछ भी बोलते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद इमीडिएटली बात पलट देते। 10 साल पहले भी बोले थे सबको 15-15 लाख देंगे, और इतने बेशरम वो पार्टी है। फिर बाद में किसी पत्रकार ने पूछा उनसे, सही में किसी पत्रकार ने उनको इलेक्शन के बाद पूछा कि अमित शाह जी, आपने इलेक्शन में कहा था कि हर एक गरीब आदमी के जेब में आप 15 लाख डालेंगे। साफ सीधा उन्होंने बोल दिया, अरे इलेक्शन में 1000 बोलते हुए क्यों करते, वो तो जुमला था। तो ऐसा नियत है बीजेपी पार्टी का। लेकिन बीआरएस पार्टी ने हमेशा से जो भी कहा है वो किया है, जो भी कहा है वो करने की कोशिश किया है। और जब भी कभी कुछ कर नहीं पाए तो भी हमने अपने लोगों से बोला कि ये हमसे नहीं हो रहा है भाई, माफी मांगते। क्योंकि इतने सच्चे दिल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम आपसे इतना ही गुजारिश करते हैं हमारे सारे भाइयों को, आज हमारे बच्चियों के शादी पे पैसे दिए जा रहे हैं। ये पहले बार हुआ है हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, किसी मुसलमान भाई के घर में शादी होता है और गवर्नमेंट से सीधा सीधा पैसा आता है। हुआ है क्या? एक बार आप सोच लीजिए। सीधा पैसा मिलता है, बच्चों को पैसा मिलता है, बच्चा होने पे पैसे मिलते हैं, हर एक चीज के लिए पैसा मिलता है। तो ये सारे चीज आप एक बार सोच लीजिए। इस बहुत सारे इश्यूज है सोचने के लिए, लेकिन ये सोचने का वक्त है, इजी लेने का वक्त नहीं, सोचने का वक्त है। बहुत लोग बोल रहे बीजेपी को एड्ज है, कांग्रेस को एड्ज है। मैंने तो एक ही बात कहा है, यहाँ एड्ज किसी को नहीं है, बिल्कुल बीआरएस पार्टी को है। क्योंकि मुझे भरोसा है हमारे मुसलमान भाइयों पे, हमें भरोसा है हमारे क्रिश्चियन भाइयों पे, हमें भरोसा है हमारे हिंदू भाइयों पे। क्योंकि हम सब लोग मिलके निजामाबाद को, तेलंगाना को महफूज बना के एक अमन और चैन का माहौल हमने बनाया है। हमारे फिजा बिगाड़ने को आने वाले जो भी हो, उनको हमें माफ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनके जाल में मत फंसिए। कांग्रेस अपना सगा भाई कोई नहीं है, कांग्रेस से हमें कभी कुछ फायदा नहीं मिला है। आपको फायदा मिला है तो बिल्कुल बीआरएस से मिला है, गणेश भाई से मिला है। गणेश भाई ने जैसा मेजॉरिटी में डेवलपमेंट किया, उसी तरीके से माइनॉरिटी एरियाज में भी डेवलप करे। हम कुछ अलग व्यवहार किसी के साथ कभी भी नहीं करे, ना निजामाबाद में करे, ना तेलंगाना में करे, और नहीं करेंगे कभी भी। और केसीआर साहब ने साफ साफ ये कहा था कि जब तक बीआरएस पार्टी है तेलंगाना में, तब तक एक सेक्युलर रियासत बन के रहेगा, एक ट्रू सेक्युलर रियासत बन के रहेगा। और हम सबके साथ चाहेंगे। కొంతమంది వెనకాల తెలుగు వచ్చిన అన్నదమ్ములు అంటున్నారు, తెలుగులో మాట్లాడక్క అని చెప్పి వచ్చేటప్పుడు మీ అందరికీ నమస్కారం. మరి మనం ఆటో నగర్లో ఇవాళ పెట్టుకున్న మీటింగ్ కి ఇంత లేట్ అయినా వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని పనులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి
మొసలు కన్నీరు కాల్చేటటువంటి పార్టీలు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటున్నారు. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇస్తే, పాపం అని ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే పామును మెడలేసుకున్నట్టే తప్పితే ఇంకోటి ఏమీ లేదు. వాళ్ళు మనను ఉల్టా కుట్టుడు తప్పితే వాళ్ళు మంచి పని చేసేది లేదు. మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ ఒకటే, మీతో ఉన్నటువంటి పార్టీ, మీకోసం ఉన్నటువంటి పార్టీ, మీకోసం ఉన్నటువంటి నాయకుడు గణేష్ గుప్తా గారికి కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించండి. మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ, जय तेलंगाना। कार की निशानी पे, कार की निशानी पे, कार की निशानी पे, जय तेलंगाना।